तो हम लास्ट लेक्चर में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में पढ़ चुके थे लिबरलाइजेशन पूरी तरह से। और मैंने आपको जब ये प्राइवेटाइजेशन वाला पॉइंट पढ़ाया था तो आपको एक वर्ड साथ में और दिया था। व्हाट वाज द वर्ड? डिस इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी किसी गवर्नमेंट एजेंसी को खरीद ले, डिसइन्वेस्टमेंट होता है बट प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। बट कोई प्राइवेट सेक्टर बॉडी गवर्नमेंटल बॉडी खरीद ले तो दोनों हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट भी एज वेल एज प्राइवेटाइजेशन भी। खोपड़े में बात गई। आपने VSNL का नाम सुना है बच्चों? नहीं सुना? विदेश संचार निगम लिमिटेड। इंडिया का जितना भी इंटरनेट इंडिया के बाहर से कनेक्ट होता है उस सब की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है चिल्ड्रन? VSNL की। और किसी जमाने में टाटा टेली सर्विसेज ने इसमें 25% शेयर्स खरीद लिए थे। तो VSNL में 25% हिस्सेदारी किसकी है? टाटा की। बाकी भारत सरकार की है। तो क्या आप इसको भी प्राइवेटाइजेशन बोल देंगे? नहीं, क्योंकि टाटा इसको अभी सो कॉल्ड मैनेज नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? चलिए, आप लोग क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट है तो काफी बच्चों ने बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स में वो पढ़ा होगा, हाउ अ प्राइवेट कंपनी बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। जब वो अपने शेयर्स बाहर वाले लोगों को बेचे, या जब किसी प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी अपना पैसा लगा दे मेजॉरिटी में, तो वो प्राइवेट कंपनी भी क्या बन जाती है? पब्लिक कंपनी बन जाती है। पढ़ा था ना? एग्जैक्टली वही चीज है। चलिए, तो प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? मैं सबसे पहले एग्जांपल लूंगा LIC का, दूसरा एग्जांपल लूंगा SBI का, तीसरा एग्जांपल लूंगा भूल से ना लेना अर्थात बिंदु का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। LIC के एजेंट्स, अगर किसी के पेरेंट्स LIC के एजेंट है तो मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूं, बड़ा ही कलाकार कंपनी था। यहां के एजेंट्स ऐसे पब्लिक को चीट करते थे, फूल करते थे, बेवकूफ बनाते थे कि आप पैसा लगाइए आज 1 लाख रुपए और आपको 10 साल तक हर साल हमको 1 लाख देना है। तो टोटल कितना पैसा आप दे देंगे? 7 लाख? 10 लाख। और मान लीजिए आपकी एज 35 साल है। समझ में आ गया? तो जब आपकी 45 साल एज हो जाएगी बस तभी तक आपको ये पैसा देना रहेगा। इज दैट क्लियर? उसके अगले साल आपको कुछ भी पैसा नहीं देना अप टू नेक्स्ट 15 ईयर्स। जब आपकी एज 60 साल हो जाएगी हम आपको 30 लाख रुपए दे देंगे। हिंदुस्तान के 99% बेवकूफ इंक्लूडिंग मी इस तरह के प्लान्स ले लिया करते थे। इज दैट क्लियर? क्योंकि उस समय ज्ञान की बहुत कमी थी, फाइनेंशियल लिटरेसी जैसा कुछ था नहीं। आप इसका रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ये मैक्सिमम अगर 4% से ज्यादा आ जाए तो बता दीजिएगा जो बिडेन आपकी गुलामी करने लग जाएंगे। इतना भी नहीं आएगा, इतना भी नहीं आएगा। तो सर कमाता कौन था पैसा? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आपके जीवन के साथ भी LIC पैसा कमाएगा और आपके जीवन के बाद भी LIC पैसा कमाएगा। कौन कमाएगा पैसा? सिर्फ LIC। पहले साल इनके एजेंट्स को 35% कमीशन मिलती है आपके प्रीमियम पे। कितनी? 35%। इसीलिए एजेंट कहता है अच्छा पहले साल का प्रीमियम हम पूरा पे कर देंगे तुम्हारा। अगले साल उसको कमीशन कितनी मिलेगी? 20%। तीसरे साल 15%। उसके बाद जब तक आपके पास पॉलिसी रहेगी बच्चों आप प्रीमियम पे करते रहेंगे, हर साल 5% उनको मिलता रहेगा। इज दैट क्लियर? इन सब प्लान्स को बेचने के बाद घर में बच्चा पैदा हो गया। बच्चे की उम्र कितनी हो गई? 3 साल। तो पहले तो इंश्योरेंस एजेंट अंकल मम्मी कांटेक्ट करते थे आपकी। जैसे मेरे इंश्योरेंस एजेंट अंकल ने मेरी मम्मी कांटेक्ट किया कि भाई आपके हस्बैंड कभी भी निपट सकते हैं। प्रॉब्लम बात गई। तो डरा डरा के इंश्योरेंस करवा दिया। अब इंश्योरेंस हो गया हस्बैंड का, अब कौन निपटेगा? बच्चा। बच्चे को निपटाने की बात करो तो घर वाले खाल उधेड़ लेंगे। अरे भाभी जी महंगाई बहुत बढ़ रही है, बच्चे की शादी करनी है, ब्याह करना है, हाथ पीले करने हैं, गाल लाल तो हो ही जाएगा एग्जाम के बाद, रिजल्ट के झापड़ मारेंगे। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? काव्यांशी जी ने जी बात समझ रहे मेरी? पीपल ऑन द हॉट सीट समझ रहे? तो बच्चे का एक एजुकेशन प्लान ले लीजिए। कौन सा प्लान? अगले 20 साल तक हर साल 50,000 रुपए पे करना है। कितना? और 10 लाख रुपए आप जमा करेंगे और जैसे ही आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा ना हम 25 लाख रुपए दे देंगे उसको। बेचारा मजबूर मेरी तरह का अनपढ़ आदमी क्या सोचता था, ये बढ़िया यार 10 लाख लगेगा 25 लाख मिलेगा 15 लाख। अरे भैया अकल लगाओ, इन्फ्लेशन भी कुछ होता है। आज का 10 लाख रुपए 20 साल बाद 25 लाख रुपए आपको फर्क ही नहीं महसूस होगा। 1984 में
जब मैं नन्ना मुन्ना बच्चा था, 4 साल मेरी उम्र थी, मारुति 800 कितने रुपए की आती थी? 47,500 की। सर हमारे पापा अगर होते ना उस समय सर, तो 20 गाड़ी खरीद लेते कम से कम। अरे उस समय 47,500 बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। हमारे घर का, आई रिपीट, हमारे घर का जो इंडिविजुअल 4 लोगों का अगर खर्चा जोड़ा जाए उस जमाने में, स्कूल फीस वीस सब लेकर, बस 800 रुपये। मैं मजाक थोड़ा कर रहा हूँ, अरे आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं? मेरा एडमिशन बॉयज स्कूल में हुआ था इन द ईयर 1996, 8 अगस्त को। समझ में आ गया? और लग रहा था कहीं स्कूल वाले ये ना बोल दें कि भाई कल से मत आना क्योंकि तुम दूसरे स्कूल से आए हो। तो पूरे साल भर की फीस एक साथ जमा हो गई थी। 8,100 रुपये एनुअल फीस थी। आज उसी स्कूल की सो कॉल्ड क्वार्टरली फीस इससे 1.5 गुना है, या डबल भी हो सकती है। तो महंगाई भाई। हम जब 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, पेट्रोल लगभग 33 रुपए लीटर था, आज 96 रुपए है। 3 गुना प्राइस हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो सिर्फ टेलीकॉम सर्विस और इंसान का ईमान, ये दोनों गिर चुके हैं, बाकी सब इन्फ्लेशन पे है। तो इस तरह से इंश्योरेंस एजेंट्स बेवकूफ बनाते थे। और 90% लोग बेचारे इंश्योरेंस ये सोचकर खरीदते थे कि वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। कौन सा प्लान? इन्वेस्टमेंट। बिकता रहा प्लान बहुत साल तक। जब लोगों को पता लगा तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ज्यादातर लोग तो इंश्योरेंस करवाते ही नहीं है, क्योंकि लोग क्या सोचते थे, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ टैक्स बेनिफिट स्कीम, जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो आपकी इनकम में से कम हो जाता है। बट ठीक है भैया, इनकम में से कम हो जाता है, समझ में आया, बट आगे कुछ रिटर्न भी तो मिले इस पैसे का। तो रिटर्न मिलता नहीं था और लोग इंश्योरेंस से कतराने लग गए। गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि इंडिया में रिस्क फैक्टर तो बहुत ज्यादा है, लोग मरते भी लेस एज में बहुत ज्यादा है, बट इंश्योरेंस वो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि दे वर नॉट हैविंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट, रिस्क की अवेयरनेस नहीं थी। वो इस बात को समझ नहीं पाते थे कि अगर घर चलाने वाला चला गया तो सो कॉल्ड घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे। प्लस इंश्योरेंस महंगा इतना ज्यादा था, प्रीमियम इतने ज्यादा थे, रिटर्न कुछ था नहीं। तो जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई बच्चों, उन्होंने हिंदुस्तानी जाहिलों को समझाया देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टर्म प्लान। बाकी आप मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी का लेक्चर रेफर कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरी ज्ञानबाजी मिल जाएगी। तो टर्म प्लान अगर आप लेते हैं 1 करोड़ रुपए का, तो आपका प्रीमियम कितना होगा 30-35 साल की उम्र में? मुश्किल से मुश्किल 8-10 हजार, 15 हजार मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? मेरे पास टर्म प्लान है आईसीआईसीआई का 1 करोड़ रुपए का, मैं गया, घर वाले करोड़पति बने। 37 ईयर की एज में मैंने उसको लिया था 8 साल पहले। प्रीमियम वॉज ओनली 16,420 रुपीज। प्रीमियम का अमाउंट है, अपना नहीं बता रहा, 420। समझ में आ गया? अब कोविड आ गया तो प्रीमियम चलिए थोड़े महंगे हो गए, बट 21-22 हजार होगा। यही आप ये वाला प्लान ले लीजिए जिसको एंडाउमेंट बोलते हैं, गारंटी पैसा वापस मिलेगा। उसका प्रीमियम कितना होगा? 5 लाख रुपए साल। तो आप कितना, 25 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ रिस्क ही कवर करना है, देन गो फॉर इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट करना है तो भैया बैंक की एफडी है, म्यूचुअल फंड है, बहुत कुछ है। तो जब ये फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, इन्होंने लोगों को बताया कि भाई आप कितना बेवकूफ बन रहे थे, कितनी चीटिंग आपके साथ हो रही थी। अभी रिसेंटली मेरे पास HDFC अर्गो का मेडिकल इंश्योरेंस था चिल्ड्रन, पूरे फैमिली का, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। 24,000 प्रीमियम देते थे और रिस्क कवरेज कितना था? 5 लाख। अस्पताल में जमा हो गए, मान लीजिए एडमिट हो गए, 5 लाख तक इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। चारों का मिला के, चारों का मिला के हमको एक दूसरी कंपनी नजर आ गई, कंपनी का नाम था नीवा बूपा। सेम प्रीमियम 24,000 रुपए, और रिस्क कवरेज कितना है? 10 लाख रुपी पर मेंबर, 10 लाख रुपी पर मेंबर, अप टू 1 करोड़ रुपीज, अप टू 1 करोड़। तो सेम पैसे में हमको 1 करोड़ का कवरेज मिल रहा है और सेम पैसे में 5 लाख का कवरेज मिल रहा है, तो हम कौन सा कवरेज लेंगे भाई? समझ में आ गया? 1 करोड़ का। ये नीड था प्राइवेटाइजेशन का, कैसे लोग बेवकूफ बना करते थे उस जमाने में। समझ में आ गई बच्चों LIC की कहानी? तो कोई भी LIC एजेंट आपको नजर आए, दूर से एकदम कट लीजिएगा साइड से। ना आप बोल नहीं पाएंगे, हाँ बोल के आप बेवकूफ बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो सारा का सारा इमोशन का बिजनेस था। आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट खुलवाने अगर आप यहां चले गए तो आप बन गए इनके पिताजी के नौकर। पहले 2 जोड़ी चप्पल खरीद लीजिए आप। समझ में आ गया? पुलिस थाने में FIR करवाना आसान था, बट बैंक में अकाउंट खुलवाना आसान नहीं था। खोपड़ी में बात गई, इतना टेढ़ा काम था। पहले आप जाइए बैंक, ऐसे लोग बैठ रहे हैं सारे के सारे IAS ऑफिसर है वहां पे, सीधे मुंह आपसे कोई बात ही नहीं करेगा। क्यों? बैंक्स वर लेस, बट लोगों की रिक्वायरमेंट अकाउंट की ज्यादा थी। इज दैट क्लियर? और आपको अकाउंट खुलवाना, पहले 100 तरह के प्रश्न, क्या करते हो, उनसे आपका कुछ काम हम निकल आए तो आपका अकाउंट जल्दी खोलेंगे। कहीं आप बता दिए कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है, तो बैंक मैनेजर साहब शाम को आपके दुकान पहुंच गए। खोपड़े में बात गई।
उसके बाद अच्छा ठीक है, सारी पेपर फॉर्मेलिटी हो गई, जाओ एक गारंटर बुला के लाओ। अरे मेरा पैसा तुम्हारे पास रहेगा और किसकी बड़ी क्या गारंटी चाहिए? नहीं नहीं, गारंटर लेके आओ, जिसको आजकल हम इंट्रोड्यूसर बोलते हैं। अब तो खत्म हो गया सब काम। वो इंट्रोड्यूसर ये साबित करता था कि आप ओसामा बिन लादेन के भाई नहीं है, आपकी अबू सलीम से दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं है, आप दाऊद इब्राहिम के ऊपर कभी थूके भी नहीं है। ये सारा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ता था, फिर आपका बैंक में खाता खोला जाता था। समझ में आया? और जब आप पैसे वैसे जमा कराने जाते थे, ऐसी दलिद्रापे से आपको ट्रीट किया जाता था कि आप समझिए जमादार से बदतर है उस बैंक में। तो भाई ये हुआ कि लोगों के पास पैसा तो है बट सिस्टम में नहीं है, क्योंकि नौटंकी बहुत थी बैंक की। खोपड़े में बात गई। उसके बाद नीड आई कि भाई प्राइवेट बैंकों को लाओ। फिर जाके बाहर के कुछ बैंक्स इंडिया आए, या इंडिया में ही लोगों ने बैंकिंग स्टार्ट की, ये HDFC, ICICI एंड ऑल। इन्होंने लोगों को इतनी धमाकेदार सेवाएं दे दी कि भाई आपको अकाउंट खुलवाना है तो बैंक आने की जरूरत नहीं है। और आज तो आप हाल देख ही रहे हैं, गलती से बैंक में एक मिस्ड कॉल मार दीजिए या बैंक के सामने से बस निकल भर जाइए, पकड़े इधर इधर इधर, कार लोन चाहिए, नहीं हमको, अरे ले लो कोई बात नहीं, अरे पैसे, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है, हम 100% फाइनेंस कर रहे हैं। कितना? कार कंपनी कह रही है हमारी 10 लाख की गाड़ी है, बैंक वालों से हम आपको 1 लाख रुपए कमीशन देंगे, 1 लाख रुपए कमीशन, हमारी गाड़ी बिकवा दो। तो बैंक का एम्प्लॉय अपने कमीशन के चक्कर में आपको कार खरीदने को प्रेरित करता है, इंस्टॉलमेंट पे करने की आपकी औकात है नहीं, 2 महीने बाद कंपनी गाड़ी खींच के ले जाती है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? और जिनके अंदर थोड़ी सी शर्म आया है, वो अपना घर वर बेच के इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई? तो इस तरह की हरकतें बैंक्स की हुआ करती थी। आज भी कुछ कम नहीं है। प्राइवेटाइजेशन से करप्शन इतना भयंकर बढ़ गया है, हर दिन फोन आएगा, सर जी क्रेडिट कार्ड ले लीजिए सर जी। और लोग भी अनपढ़ गवार कहीं के, रईसी दिखाने के चक्कर में, औकात है नहीं, 4 क्रेडिट कार्ड रख के घूम रहे हैं और ढूंढ रहे कौन से क्रेडिट कार्ड में सामान सस्ता है, फिर उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं 18% का। तो एक्चुअली बच्चों ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसके लिए लाए गए थे पता है आपको? फॉर द सुपर रिच कम्युनिटी, जो ढेर सारे पैसे जेब में रख के नहीं चल सकते, रिस्क है क्योंकि, तो वो क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करें। इंडिया में यूज कौन करता है उनको आज की तारीख में? मैक्सिमम जिनकी 2 रुपये की एनवलप खरीदने की औकात नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं बैंक से जाके। बैंक बोलता है इसका किराया है 1500 रुपए, बट अगर आप 30,000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं पहले 3 महीने में, तो आपका किराया उस साल का माफ हो जाएगा। जरूरत नहीं थी, फर्जी जाके शॉपिंग कर लिया। मेरे पास भी आया था HDFC का ऑफर, मैंने कहा भैया नहीं चाहिए। उनका एक क्रेडिट कार्ड आता है रिगेलिया, जिसका साल का 10,000 किराया है, तो भैया मेरी औकात नहीं किराया देने की 10,000, और उस पर अगर मैं 3 लाख की साल भर में शॉपिंग कर लूंगा तो किराया माफ हो जाएगा। मैं काहे फर्जी शॉपिंग करूं 3 लाख की, मेरे को नहीं चाहिए। अरे भैया पीछे ऐसा पड़ गए, समझ लीजिए तो लड़का था ठीक है, नहीं तो घर वाले गलत मतलब निकालने लग जाते, ये कौन पीछे पड़ी तुम्हारे। और दोस्त था बैंक में, तो मैंने फोन करा, भैया ना भेजा करो, ना भेजा करो, बच्चे अच्छे हैं, गलत मतलब निकाल लेंगे कि सर के पीछे लोग काहे पड़े हुए हैं, उधार उधार लेके भागे। बड़ा समझाया, बड़ा समझाया, फिर बाद में कहने लग गया सर मेरी नौकरी का सवाल है सर, सर पूरा नहीं हो पा रहा टारगेट। मैंने कहा जब बोला था तुम्हारे टीचर ने पढ़ लो ध्यान से, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लो, कौन बोला था कुत्ते बिल्ली वाली बैंक की नौकरी करो जाके? कह रहे सर अब तो जो हो गया ज्ञान ना दीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मैंने कहा अच्छा काम करो, अपने बैंक के पोर्टल पे जाओ और वहां पे मेरी जो इनकम है ना उसको थोड़ा सा लो दिखा दो। तो इनकम लो दिखाओगे तो छोटा वाला जो मनी बैक क्रेडिट कार्ड है उसकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी मेरी। कह रहा हाँ सर ये तो सही बात है। तो उसने पोर्टल पे मेरी इनकम लेस दिखा दी, ये वाला क्रेडिट कार्ड चलाया, और इस क्रेडिट कार्ड में भी क्या था, 1500 की शॉपिंग, सॉरी 1500 की जगह इसका किराया था सिर्फ, नहीं 1500 शायद किराया था, हाँ। तो ये किराया माफ हो जाएगा अगर मैं शॉपिंग कितने रुपए की कर लूंगा, 30,000 की। अब मैं काहे 30,000 की शॉपिंग करूं, ये पहले नहीं पता है चोर लोग, पहले बोले फ्री है फ्री है फ्री है, जब आ गया तो मैसेज आ गया कि 90 डेज के अंदर इतने की शॉपिंग कर लीजिए तो आपका रेंट वेव ऑफ हो जाएगा। मैंने फोन किया, मैंने ये क्या है, कह रहा से तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था, और इतना छोटा छोटा टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, आप दाल में से कंकड़ बिन लेंगे बट इनके टर्म्स एंड कंडीशन ना समझ पाएंगे। तो मैंने कहा चलो अब तो फंस ही गए हैं, तो मैं भी कम कलाकार तो हूं नहीं। मैं अपने दोस्त की दुकान गया, कपड़े की दुकान है, मैंने कहा 30,000 रुपये जरा काटो मेरे क्रेडिट कार्ड से। तो उसने 30,000 की फर्जी इनवॉइस बनाई, एक बिल काटा 30,000 का, कैश गिना जेब में रखा, हो गई शॉपिंग, बैंक की आइज में शॉपिंग हो गई, मेरा किराया एग्जाम्प्ट हो गया। 8 महीने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, रिलायंस डिजिटल गए, 15,000 का टैबलेट मिला 10,000 रुपए में, और थोड़ी सस्ती चीजें खरीदी, और दिवाली के 1 हफ्ते में मेरे क्रेडिट कार्ड से कोई और शॉपिंग कर रहा था, कार्ड हैक हो गया था बेसिकली। मैंने गंगा नहाया, मैंने भैया वापस लो अपना क्रेडिट कार्ड, मेरे कोई चीज नहीं चाहिए। समझ में आ गया? ये है प्राइवेटाइजेशन का बैड इफेक्ट। आपको चीजों की जरूरत नहीं है,
बट इतना ज्यादा कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, तो मैं तो हर बार हर बच्चे से ही बोलता हूं भाई, 1947 से 1991 इंडिया के सारे घोटाले टोटल कर लीजिए आप, 500 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे आप। 1991 से आ जाइए 2014 तक, कोई भी एक घोटाला 5,000 करोड़ से कम का नहीं मिलेगा आपको। तो इट इज नॉट कॉर्पोरेटाइजेशन, इट इज करप्शन, बेसिकली इट इज करप्शन। अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो भाई हो गई दो कहानियां क्लियर। बैंक भी समझ में आ गया, बैंक भी समझ में आ गया, पक्का। चलिए, तो जब भी ऐसी स्कीम वगैरह कोई आती थी, मेरे पापा बोलते थे, बेटा एक चीज जीवन में हमेशा याद रखना, ये ज्ञान कोई स्कूल कॉलेज नहीं देगा, जहर भी दुकान पे फ्री में नहीं मिलता, किसी ना किसी का कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर होगा। तो अगर आपकी किसी चीज की जरूरत है, अपने आप को बेच के खरीद लीजिए। जरूरत नहीं है तो फ्री में भी मिले ना, घर में लाने की उसको जरूरत नहीं है। व्हाई? इट विल अट्रैक्ट वेयर हाउसिंग कॉस्ट। समझ में आ गई बात? बीएसएनएल टेलीफोन कनेक्शन लगता था नेताजी के जुगाड़ से, महीने में 30 दिन में से 12 दिन तो आपके घर के सामने से ट्रक और गाड़ी निकलेगी, उतार तोड़ के चली जाएगी। फिर आप लाइनमैन को पकड़िए, आपको लाइन मारने की जरूरत नहीं है, उसको बोलना है कि लाइन जोड़ दो आके, वो 200-300 रुपए सुविधा शुल्क लेता था, तब जाके वो लाइन जोड़ता था। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये था हमारा बीएसएनएल, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। सो अगर हमारे ये सरकारी संस्थाएं बच्चों काम चोर टाइप की ना होती, तो शायद कभी भी हमें इन प्राइवेट सेक्टर्स के चंगुल में फंसना ना पड़ता। और ये बहुत कलाकार हैं, बहुत कलाकार हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं। अभी रिलायंस ने, एयरटेल ने प्राइसेस बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा दिए? इन्वेस्टमेंट्स डन इन 5G। हमको नहीं चाहिए 5G, हम 4G, हम 4G क्या 1G बहुत खुश थे। ईमेल भेजते थे, चाय वाय पी रहे थे, तब तक ईमेल चला जाता था। हमारा कौन हटानी है, मानिक बिजनेस है जो हाई स्पीड कनेक्शन चाहिए। अभी ये मेरा जूम है, ये 103 किलोबाइट पे चल रहा है, तो ठेंगा हम 5G लेके कुछ कर लेंगे। हमें कौन दिन भर वो बाजीराव मस्तानी मूवी देखनी है? समझ में आ गया? तो जरूरत है हमें? जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको आपसे ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए उन्होंने एलेक्सा आंटी को क्रिएट कर दिया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए खैर, बातें बहुत हो गई। तो प्राइवेटाइजेशन का नीड समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, देयर इज नो नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हम पुराने हाल में ही सही चल रहे थे, गांधी जी की विचारधारा ही एकदम सही थी। चलिए भाई, तो मार्क करिए बच्चों, हेडिंग लिख लीजिए, मीनिंग तो लिख चुके थे आप। सबसे पहला, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्राइवेटाइजेशन की जरूरत थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने जो कैटेगराइजेशन किया था, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी। और जो हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए था इंडस्ट्रीज का, उसके लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी। एंड हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, इनके अंदर काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया, हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो गए, इसलिए ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की जरूरत थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्री में पैसा लगाने के लिए पैसे नहीं थे। सारी बातें समझ में आई सबको? सारी बातें सबको समझ में आई भाई? झटपट अपडेट दिस, माफ करिए चिल्ड्रन। द नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन वाले में लास्ट पॉइंट, PSUs, that is public sector unit, gave us नवरत्न एंड मिनी रत्न। ये नवरत्न क्या होता है? लोगों ने शार्क टैंक का नाम सुना है चलन? वेरी गुड। स्टार्टअप का नाम सुना है? नए बिजनेस को मोदी जी ने एक नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? स्टार्टअप, सम नोवेल आइडिया। तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट थे, अगर मैं बात करूं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, एंड लेट अस से भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, भारत हेवी अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसी ढेर सारी कंपनीज थी। तो इसमें जो टॉप 9 थे चिल्ड्रन, उनको नाम क्या दिया गया? नवरत्न। और जो इनसे थोड़ी छोटी कंपनीज थी बट अच्छा परफॉर्म कर रही थी, दे वर कॉल्ड एज मिनी रत्न। सर उनसे छोटे वाले को नैनो रत्न बोल दें? समझ में आ गया? उनसे छोटे वालों को अल्ट्रा नैनो। चलिए इसको भी लिख लीजिएगा जरूर। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। Those public sector enterprises which were continuously suffering losses children, गवर्नमेंट डिसाइडेड कि उनको पूरी तरह से क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। ये एक तरह से डेड वेट थी, लाइबिलिटी थी चिल्ड्रन। अब लीकेज पिल्फरेज का मतलब ये मत समझ लीजिएगा फैक्ट्री में मशीन में ऑयल लीक कर गया, नहीं नहीं नहीं।
लीकेज, पिल्फरेज और इनएफिशिएंसी का मतलब दे वर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट, रादर सफरिंग लॉसेस। और इनको सपोर्ट करने के लिए जो हमारे प्रॉफिटेबल सो कॉल्ड पीएसयूज थे, उनका भी प्रॉफिट गिर जा रहा था। तो 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन सब को किसको बेच दिया जाए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। वो चप्पल लात मार के इनको लाइन पे ले आएंगे। खोपड़े में बात गई। बट क्या गवर्नमेंट ने अपने एफिशिएंट एंटरप्राइजेस नवरत्न को भेजा चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं बेचा, और इनको रादर अपग्रेड कर दिया। समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ गए? चलिए, तो इस अष्ट धातु को याद रखिएगा, और ये 8 चीजें आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। अब आपको दर्शन होंगे बच्चों नवरत्न के। ये थे नवरत्न, 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत हेवी अर्थ मूवर्स लिमिटेड, क्या हुआ, सॉरी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अर्थ मूवर भी ऐसी होता है, आईपी, हाँ बीएमएल, आईपीसीएल, इसको बाद में रिलायंस ने खरीद लिया चिल्ड्रन, विदेश संचार निगम लिमिटेड एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। समझ में आ गया? अब इसमें एक सबसे बड़ा झूठ है इंडियन ऑयल, दूसरा सबसे बड़ा झूठ भारत पेट्रोलियम, और तीसरा सबसे बड़ा झूठ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब बच्चे कहेंगे क्या झूठ है? इतनी सब्सिडी दी जाती थी इनको, इतने इनके लॉसेस हो गए हैं, जिसकी वजह से आज आपको 97 रुपी लीटर में पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। अगर उन गवर्नमेंट्स ने बॉन्ड्स ना दिए होते, आरबीआई से उधार लेकर पैसा इनको ना दिया होता, तो इनका प्रॉफिट उसी जमाने में इतना होता कि आज टैक्सेस कम होते और पेट्रोल इतना महंगा बिल्कुल ना। समझ में आ गई बात? चलिए, तो सच और झूठ दोनों बता दिया मैंने आपको। ये थे महारत्न चिल्ड्रन, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी, ये सब तो पढ़ चुके हैं, 1 2 नए होंगे। मिनी रत्न में नाम लिखा नहीं गया, बस यहाँ पे ये लिखा गया देवर 75 इन नंबर, बाकी गूगल कर लीजिएगा, है हिस्ट्री पूरा का पूरा। गॉट इट क्लियर? हेडिंग लिखिए बच्चों, गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आप पेज को सेंटर फोल्ड कर लीजिए, लेफ्ट कॉलम में लिखिए मेरिट्स और राइट कॉलम में लिखिए डी मेरिट्स चिल्ड्रन। लेफ्ट कॉलम में लिखा मेरिट्स बच्चों, पहला मेरिट चिल्ड्रन, ये जो सुपरमेसी थी कुछ इंस्टीट्यूशंस की, जैसे मैंने आपको बताया एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भूल से ना लेना, इन सब की सुपरमेसी पूरी की पूरी खत्म हो गई। इज दैट अंडरस्टूड? क्यों खत्म हो गई? भाई इनके कॉम्पिटिटर्स आ गए बाजार में। अब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएं और वो आपको एक हफ्ता टहलाएं अकाउंट खोलने के लिए, आईसीआईसीआई बैंक वाला आपके घर आ रहा है अकाउंट खोलने के लिए, आप क्या करेंगे? आईसीआईसीआई बैंक जाएंगे। बीएसएनएल का सिम कार्ड चाहिए तो 15 दिन की लाइन लगी हुई है, 2 आवर्स के लिए विंडो खुलती है बीएसएनएल के ऑफिस में, और उसके बाद लाइन में आपका नंबर आता नहीं है। एयरटेल वाले गलती से फोन कर दीजिए, फ्री में सिम कार्ड भी है, एक्टिवेशन भी तुरंत है। कौन सा सिम कार्ड लेंगे आप? एयरटेल, सिंपल एज दैट। खोपड़े में बात गई। तो जब सेल्फ इंटरेस्ट ऊपर आ जाएगा चिल्ड्रन, तो लोगों का कमिटमेंट और उनकी एफिशिएंसी, सो कॉल्ड उनका सर्वाइवल बन जाएगी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने फ्रेज पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो जो अच्छा है वो सर्वाइव करेगा और जो बुरा है उसको पब्लिक मार्केट से लात मार के बाहर कर देगी। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? आप रोड ट्रांसपोर्ट का हाल ले लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कुछ बसेस जिसमें हॉर्न छोड़ के सब कुछ बजता रहता है, खटारा टाइप की, कब आएंगी कब जाएंगी पता ही नहीं। और एक है रेड बस डॉट इन ऐप, सुना होगा आपने, घर बैठे बैठे बस बुक करा लीजिए। तो आप कहां से ट्रैवल करना पसंद करेंगे? रेड बस इन। एयर इंडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना? एयरप्लेन के ऐसे ऐसे कांपते थे, समझ में आ गया? एयर होस्टेस एकदम जैसे मम्मी ट्रीट करती है घर में वैसे ही ट्रीट करती थी, काढ़ा मिलता था प्लेन के अंदर। क्या ऐसी एयरलाइन में आप ट्रैवल करना चाहेंगे? नो। आप ट्रैवल करना चाहेंगे एहतियात एयरलाइंस में, जहां पास्ता मिले खाने को कम से कम। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। तो भाई हम उस सर्विस को लेना चाहेंगे जहां पे हमारे पैसे का पूरा बेनिफिट हमको मिले। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन से काफी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो बंद ही हो गई एक तरह से। सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, ये फर्स्ट हेडिंग लिख लिया आपने, सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट का क्या होता था? सोशल इंटरेस्ट होता था, वो गरीबों पे ध्यान देती थी।
प्राइवेट सेक्टर किस पे ध्यान देगा? जो उनके प्रोडक्ट की प्राइस पे कर पाएगा। समझ में आ गया? एंटरप्राइज वर्क इन कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। अगर ट्रेन लेट ट्रैवल कर रही है, क्या कोई फर्क पड़ता है इंडियन रेलवेज को कि किसी बेचारे के पेशेंट की सो कॉल्ड तबीयत खराब है, उसको वहां पहुंचना था, ब्लड डोनेट करना था, टैया हो गया वो? इज दैट क्लियर? कोई चिंता नहीं है। बट अभी एक प्राइवेट तेजस चलती है इन बिटवीन न्यू दिल्ली, इलाहाबाद एंड ऑल चिल्ड्रन, और अगर वो ट्रेन लेट हो जाती है तो पर आवर के हिसाब से 100-200 रुपए आपको रिफंड मिलता है। नहीं समझे बात को? वो प्राइवेट तेजस है। और जो सरकारी वाली है उनका तो स्कीम है, पे फॉर 6 आवर्स, ट्रैवल फॉर 12 आवर्स। नहीं समझ में आया? 6-8 घंटे की जर्नी का पैसा दीजिए, बढ़िया 15 घंटे बैठिए। रेलवे स्टेशन जाता हूँ, 2-4 ट्रेन तो लेट ही रहती है, वो एक कामायनी एक्सप्रेस है, वो 25 घंटे लेट, 35 घंटे लेट, आदमी आत्महत्या कर लेगा। ट्रेन आई, पता ही नहीं चल रहा है कौन सी वाली, कल वाली की परसों वाली है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए, सुना था कि रेलवेज कैट 3 टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जो एयरप्लेन की लैंडिंग के लिए यूज होती है। अब पता नहीं, मेरे को लगा बिल्ली तक नहीं पाल पा रहे वो लोग। तो प्राइवेट सेक्टर जब आता है तो काम करने की स्टाइल बेटर हो जाती है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। पहले उन चीजों का प्रोडक्शन होता था जो सोसाइटी के लिए नेसेसिटी थी, आज उन चीजों का प्रोडक्शन होता है जिनको प्रोड्यूस करने के लिए हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। हम उन चीजों को प्रोड्यूस करेंगे बच्चों जिनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नैनी इंडस्ट्रियल एरिया इलाहाबाद में है चिल्ड्रन। किसी जमाने में यहाँ पे आईटीआई एक हुआ करता था, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। लैंडलाइन फोन्स की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, और अब ये यूनिट पूरी तरह से बंद हो गई। 2005 के बाद लोगों का सैलरी एक तरह से यहाँ बढ़ा ही नहीं, आप बोल सकते हैं। तो जब इंडिया में मोबाइल फोन्स आए तो लैंडलाइन फोन का कंजम्पशन जीरो। अगर इनके इंजीनियर्स को मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जाती तो क्या आज इनका ये हाल होता? चलो नो। तो रिसेंटली मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी की तो पता लगा कि अब आईटीआई में दे आर मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, सोलर रूफटॉप पैनल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ी सी ये जो डेड इंडस्ट्री है ये आ रही है आगे। तो जैसे आपने सुना होगा कि जब कोविड आया तो मारुति जैसी कंपनी ने कार्स का प्रोडक्शन तो बंद कर दिया, उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? क्या? वेंटिलेटर, पीपी किट एंड ऑल दैट, ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो उन चीजों को बनाइए जिन पे प्रॉफिट ज्यादा होगा, और उन चीजों को बिल्कुल बंद कर दीजिए जिनका प्रॉफिट कम होगा। बट प्राइवेटाइजेशन के पहले ये अकल हमारे इंडस्ट्रीज को जरा भी थी नहीं, या जिसको थी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगाया हुआ था, रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, कोटा सिस्टम लगा हुआ था, वो चाह के भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। ये समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट रिटन एवरीबॉडी। सेकंड पॉइंट भी लिख दिया भाई। चलिए, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एज पर कंज्यूमर्स चॉइसेस चिल्ड्रन। तो हैड देयर बीन नो प्राइवेटाइजेशन, सब लोग खादी की चप्पल पहन रहे होते, खादी कुर्ता, खादी पैजामा, खादी का पिज्जा खा रहे होते, और खादी का ही बर्गर खा रहे होते, टिश्यू पेपर भी खादी का ही होता। तो क्या कंज्यूमर को चॉइस मिलेगी सोशलिस्टिक इकोनॉमी में चिल्ड्रन? नहीं मिलेगी। तो जब आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे, वो बढ़िया क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, तब जाके कंज्यूमर अच्छा फील करेगा। हैड देयर बीन नो प्राइवेटाइजेशन चिल्ड्रन, क्या हमारे पास एलेक्सा जैसी कोई डिवाइस होती? नहीं होती। क्या आपके घरों में फूड प्रोसेसर्स या हैंड ब्लेंडर्स होते चिल्ड्रन? बिल्कुल भी ना होते। क्या आपके घर में स्मार्ट टीवी या गूगल टीवी होता? वही टीवी होता पुराने जमाने का भैंसा सा एकदम, किसी को फेंक के मार दो मर जाए आदमी, और जब चैनल नहीं आता चाहे डर मच्छर आने लग जाते थे उसमें। आजकल के टीवी में मच्छर आते हैं? नहीं आते। देखा आपने वाला टीवी मच्छर वाला? देखा है ना? पहले इंडिया में वैसे ही टीवी थे। और शायद आपने ये चीज भी अपने घर में फील की होगी, या आपने नहीं फील की होगी, आपके पापा ने फील की होगी। 3 फ्लोर के ऊपर एंटीना लगाया जाता था, एक आदमी नीचे खड़े बता रहा है एंटीना में सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज होता है ये सब? नो। आज तो अगर आपके घर में एयरटेल या जियो का इंटरनेट लगा है और अगर कनेक्शन आना बंद हो गया, आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली द पर्सन कम्स कि सर आपके यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है। आप कहेंगे नहीं हमें तो पता ही नहीं है, तो बोलेगा भाई बुद्धि है ना इसलिए नहीं पता है। तो उनका मॉनिटरिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कंज्यूमर के पेट में दर्द हो उससे पहले हम दवाई ठूस दें। इज दैट क्लियर? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी पे काम करते हैं वो लोग। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? झटपट लिख ले इसको। कुछ ना कुछ तो सब नुकसान भी थे इसके, एक दो तो मैंने अभी खुली आवाज में आपको बताया था। कॉर्पोरेट कल्चर का नुकसान, सोशलिस्टिक पैटर्न जो होता था वो लोगों के इंटरेस्ट में काम करता था,
प्रॉफिट मेकिंग से कोई मतलब नहीं होता था। बट इसकी वजह से बच्चों, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, किसी जमाने में लोगों के घर में केबल टीवी हुआ करता था, याद है? और हम 100 रुपए दिया करते थे 1 महीने का, और घर में अगर 4 टीवी हैं तो 4 चलेंगे, 5 है तो 5, 2 है तो 2। ये जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, इस चीज का नुकसान होने लग गया, क्योंकि एजेंट बोलता था कि भाई एक घर में 4 टीवी हैं, वो हमको 100 रुपए देते हैं, और लोकल मार्केट से एक डिवाइस खरीद के लाते हैं, और उससे 4 टीवी में एक्सटेंशन तार लगाते हैं, तो पर चैनल के हिसाब से कंपनी को पैसा नहीं मिलता था। इन्होंने ऐसा सिस्टम लगा दिया, D2H का चिल्ड्रन, DTH, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन, कि एक टीवी में एक केबल से ही कनेक्शन आएगा। अगर आपके घर में मल्टीपल टीवी हैं, या तो सेम चैनल सब में देखते रहिए, जैसे टीवी की दुकान में चलता है ना, ढेर सारी सासें, ढेर सारी बहुएं, ढेर सारी सासें भी कभी बहुएं थी। इज दैट क्लियर और नॉट? वो सीरियल का नाम था दिया बाती, ढेर सारे टीवी में चल गया तो उसका नाम अखंड ज्योत हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? नहीं समझे? समझ में आ गया? तो अब इनका लॉस हो रहा था। ये केबल ऑपरेटर से क्या बोलते थे, भाई जिस घर में 4 टीवी है 400 कलेक्ट करो, 5 टीवी है 500 कलेक्ट करो। केबल टीवी वाला कह रहा है ये लोग लोकल मार्केट से डिवाइस खरीद के चोरी छुपे लगा लेते हैं और मेरे घर के अंदर जाने नहीं देते। एक बार मैंने कोशिश की, सारी लेडीज मेरे खूब मार मारी, तो भाई अब ये काम तो हो नहीं पाएगा, राइट टू प्राइवेसी। तो इन दैट केस इन कंपनीज ने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को गुहार लगाई, भाई हमारा नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारी सैटेलाइट फीस बहुत महंगी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना चाहते हैं? कह रहे हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे कि एक वायर से सिर्फ एक टीवी चलेगा, और हर घर में हर टीवी के साथ एक सेट टॉप बॉक्स होगा। सेट टॉप बॉक्स के अंदर तार गई, सेट टॉप बॉक्स के अंदर तार गई, उसके अंदर एक लॉक लगा है कि वो एक ही आउटपुट देगा, मल्टीपल आउटपुट नहीं देगा। इज दैट क्लियर? लगा होगा आपके घर में सेट टॉप बॉक्स। तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, और पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाया गया? क्लैरिटी आ जाएगी विजन में। पहले वाला अच्छा था, कोई टेंशन नहीं, हम थोड़ा गंदा ये लाइन वाइन वाला भी देख लें, कोई टेंशन की बात नहीं। पिक्चर तो इतने में, यहाँ डांस चल रहा है बढ़िया, यहाँ मारपीट चल रही है, डांस में खुश है। समझ में आ गया? जिस देश में लोग पीवीआर को 1 रुपए देके 50 प्रोमोस देखने के लिए खलियर हैं, एड भी इतने गौर से देखते हैं जितने गौर से मूवी नहीं देखते, क्या उनको थोड़ा डिस्टर्ब्ड चैनल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नो। थोड़ा गंदा संदा भी टीवी आ रहा है तो चलेगा। हेजी इमेज आ रही है, बहुत बढ़िया, 2D पैसे में 3D नजर आ रहा है। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? तो सिर्फ कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करती रहती हैं बच्चों। समझ में आ गई बातें? बट कौन बोले इनके खिलाफ? प्राइवेटाइजेशन की वजह से हर चीज का प्राइस मार्केट प्राइस पे डिपेंड हो गया चलन। डिमांड ज्यादा तो यू हैव टू पे मोर, डिमांड कम यू विल बी पेइंग लेस। समझ में आ गई बात? और अभी एक और कलाकारी क्या हुई, आपने ओटीटी चैनल्स के बारे में तो सुना ही होगा। एक सीजन आता है Amazon प्राइम वीडियो पे, दूसरा वाला किस पे आएगा? नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा, तीसरा वाला डिज्नी हॉटस्टार पे। तो मजबूरी में आदमी को तीनों रिचार्ज कराना पड़ता है। अब Amazon को लग रहा है उनकी दुकानदारी कम है, तो भैया 1500 रुपए में 3 लोग टीवी देख लो। कितने लोग? 3 लोग। आपको इतना दलिद्र तो है नहीं कि 1500 रुपए रिचार्ज कराया, 3 लोग के साथ शेयर किया, सबसे कह रहा है 500 रुपए मिलाओ। इतना निस्तापा कोई करेगा? नहीं। तो मैंने रिचार्ज करा दिया, अपने 2 दोस्तों के साथ बांट दिया, अगली बार ये रिचार्ज कराएगा हमारे साथ बांटेगा, फिर ये रिचार्ज कराएगा फिर हम दोनों को दे देगा। हाई प्रोफाइल दलिद्रापा। तुरंत तुरंत मांग लोगे तो लो दलिद्रापा होगा, है दलिद्रापा ही। लो प्रोफाइल एंड हाई प्रोफाइल, स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड हाई डेफिनेशन। नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, तो कंपनीज कलाकार है तो लोग भी कलाकार है। अभी जैसे ये वाला मोबाइल है, ठीक है, इसमें जियो का सिम है, दूसरे वाले में भी जियो का सिम है, तो मैंने रिंगटोन एक्टिवेट की, तो इसमें कह रहा है कि एक ही रिंगटोन एक्टिवेट होगी, दूसरे में पैसा लगेगा 29 रुपए, हम पैसा देंगे। तो फिर हमने इस वाले मोबाइल में भी जियो का ऐप डाउनलोड कर लिया और इसकी रिंगटोन इसी से एक्टिवेट कर ली, बच गया 30 रुपए। ऑटो पे का एक टेक्निक आ गया है। लोग भुलक्कड़ है हिंदुस्तान में, हम थोड़ा भुलक्कड़ हैं, हम तो तुरंत 199 पे किए नेटफ्लिक्स को, और वेरी नेक्स्ट मोमेंट चैनल तो अपने आप चलता ही रहेगा, पहले आके ऑटो पे कैंसिल करो। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर जाना है, अब रिचार्ज कराने से क्या फायदा, 10 दिन के बात करा लेंगे। बट ऐसे अकलमंद लोग धरती पे सिर्फ 0.1% है, और कंपनीज का बिजनेस बाकी के 99% से चलता है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? तो इंटरनेट के आ जाने से इन सब चीजों की जो कटियाबाजी है वो भी कम हो गई। पहले तुम्हारे घर में तार आया, लाओ हम भी बीच से छुआ लें उसको। समझ में आ गया? बट यहां ऐसा नहीं चलता है। ओके, कॉपी चलन।
ये सिरसिला ट्रेजेडी है। ये हुआ क्या था बेसिकली, शायद आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अगर आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव था चिल्ड्रन, सिरसिला, और ये जाना जाता है किसके लिए, पावर लूम। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले यहाँ पे जो सो कॉल्ड प्रोडक्शन था चिल्ड्रन, दैट वाज यूजिंग हैंड लूम। जानते हैं क्या होता है, कपड़ा बिनाई करने की मशीन, उसको लूम बोलते हैं। मशीन अगर इलेक्ट्रिकली की जनरेटेड है, इलेक्ट्रिकली जनरेटेड, तो पावर लूम हो गई। हाथ से चल रहा है तो हैंड लूम हो गया। इस गांव के लोगों का यही सो कॉल्ड सोर्स ऑफ अर्निंग था। पावर सप्लाई को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। एज अ रिजल्ट टैरिफ रेट बिजली का बढ़ गया। जब बिजली का टैरिफ रेट बढ़ गया तो जो इनके क्लॉथ की प्रोडक्शन कॉस्ट थी चिल्ड्रन, वो भी बढ़ गई। जब वो कॉस्ट बढ़ गई तो ये लोग मार्केट में इसे बेच नहीं पाए, क्योंकि इनका कपड़ा महंगा हो गया और बाजार में जो बिक रहा है वो सस्ता था। 50 वर्कर्स ने सुसाइड कर लिया। सर इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए थी। अरे बेचारे खाने को नहीं है, काउंसलिंग कराएंगे जाके। तेरे को काउंसलिंग कराना है, दिल्ली चले आओ फ्लाइट से। यहाँ खाने को पैसा नहीं, काउंसलिंग कराने फ्लाइट से जाएंगे। तो ये थी सिलसिला स्ट्रैटेजी, सॉरी ट्रेजेडी। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कमेंट अपॉन दी मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो ये अगर आप 2 पॉइंट लिख के आएंगे 4 नंबर में, तो कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। और ये सिलसिला ट्रेजेडी अगर लिख के आ गए तो आपको पूरा 4 में 4, और टीचर लिखेगा रुलाओगे क्या अब। समझ में आ गई बात। तो ये शायद आपकी किताब में नहीं दिया होगा, इसीलिए मैं वो 2 कौड़ी किताब से पढ़ाता नहीं हूँ। समझ में आ गया बच्चों। तो कहीं पे आपको बोलना पड़ गया, भौंकना पड़ गया, प्राइवेटाइजेशन में क्या बोलेंगे, रेफर टू पेज नंबर ऑफ दिस बुक, आपको प्राइवेटाइजेशन का लॉस समझ में आ जाएगा। तो ये 3D एग्जाम्पल है प्राइवेटाइजेशन का। समझ गए सब लोग, नहीं समझे, आपके स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह होता होगा तो अब ये सब वहां दिखा सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन तो सबको पता है क्या होता है, बट उसके फायदे उसके नुकसान क्या है, तो ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। समझ गए। चलिए, अगले टर्न पे पासपोर्ट लेके आएंगे बिना वीजा के, सबको विदेश यात्रा करवाएंगे।